तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 12th के लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। मैं मोहित सोनी हूं और हम मैथ पढ़ रहे हैं। हमने 12th क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह स्टार्ट किया था और कुछ पिछली क्लास में हमने उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। कुछ बेसिक नॉलेज, बेसिक जो जानकारी थी वो हमने यहाँ पे देख ली थी कल। जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं यूट्यूब पे या फिर एप्लीकेशन पे, वो चेतनशाला ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर लें। ठीक है ना। वहां पर आपको सारी क्लासेस सिस्टमिक तरीके से मिल जाएंगी और वहां पर 11th क्लास 11th क्लास का जो कोर्स है मैथ्स का और फिजिक्स का, वो सारा हमने लॉन्च कर दिया है उधर। ठीक है ना। तो जो 11th पढ़ना चाहता है वो वहां से सिस्टमिक तरीके से सारी वीडियोस को मिल जाएंगी, सारा कॉम्बो मिल जाएगा, सारी सब्जेक्ट वहां पर देखने को मिलेंगी। तो वो पढ़ लें और ज्वाइन कर लें चेतनशाला ऐप को। हमारा टारगेट जो बच्चे गांव से बिलोंग कर रहे हैं और उनको पढ़ाई से वंचित होने के कई कारण है, जैसे कि टीचर्स नहीं है या फिर कई प्रकार से हो सकती है असुविधाएं, तो वहां तक हमें शिक्षा को पहुंचाना ये हमारा मेन उद्देश्य है। और हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि हम राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के हर एक एरिया में शिक्षा के इस मंच को पहुंचाएं ताकि बच्चा खुद शिक्षित हो सके। सो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। तो देखें एक बार आव्यूह, ठीक है ना, यानी कि मैट्रिक्स। क्या बताया था कल मैंने, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। आव्यूह क्या होता है? एक बड़े ब्रैकेट के अंदर कुछ वस्तुओं, संख्याओं या फिर फलनों को हम कुछ पंक्तियों या फिर कुछ स्तंभों में सिस्टेमिक तरीके से अरेंज कर दें, सुव्यवस्थित ढंग से लिख दें या अरेंज कर दें, उसे ही हम क्या बोलते हैं? आव्यूह बोल देते हैं। ठीक है ना। सिस्टेमिक तरीके से व्यवस्थित कर देना आव्यूह होता है। ठीक है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? इधर हम नीचे छोटी से इसके राइट हैंड में m क्रॉस n जो लिखते हैं, उसमें पहला जो नंबर होता है वो पंक्तियों को बताता है और दूसरा नंबर स्तंभ को बताता है। यानी कि अब ये जो हमने मैट्रिक्स बनाई है, इस मैट्रिक्स में कितनी पंक्तियां हैं और कितने स्तंभ हैं, ये बताता है इधर लिखा हुआ वही नोटेशन। ठीक है ना। इसके अलावा इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, अगर यहां पर मान लो 2 क्रॉस 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब इनका जो परिणाम निकल के आएगा, जैसे 6 आया, तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे? 6 एलिमेंट हो जाएंगे। अब अगर m और n लिखा हुआ है तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? mn एलिमेंट हो जाएंगे, m इंटू n। ठीक है ना। तो ये हमने कल कुछ पढ़ा था थोड़ा बहुत। आज हम थोड़े अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और जो जानकारियां वो इकट्ठा करते हैं। ठीक है। तो देखें, आज का पॉइंट है पहला, तो हालांकि मैं पिछली क्लास में बोल चुका हूं कि हमें पढ़ना है आव्यूह के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिसेज। ठीक है ना। तो देखें, उससे पहले मैं एक आध पॉइंट और लिखना चाहता हूं, तो वो देख लें। फर्स्ट है आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है ना। इंग्लिश में से ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या होती है आव्यूह की कोटि। कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान सी एक लाइन में इसकी परिभाषा है। देखें, पंक्ति पंक्ति क्रॉस
स्तंभ, पंक्ति क्रॉस स्तंभ को आव्यूह की कोटि कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कि जो भी मैट्रिक्स लिखी हुई है उसमें नीचे सिंबॉलिक तरीके से, या जो m क्रॉस n लिखा होता है या पंक्ति गुना स्तंभ जो लिखा होता है, तो पंक्ति गुना स्तंभ को ही हम उसकी कोटि बोलते हैं। ठीक है ना, इसका परिणाम निकाल के हमें नहीं बताना है। जैसे 2 क्रॉस 3 है तो 2 क्रॉस 3 उस आव्यूह की कोटि होगी। 2 क्रॉस 3 बराबर 6, 6 उसकी कोटि नहीं होगी, ध्यान रखना। 6 तो अवयवों की संख्या होगी, उसमें कितने अवयव होंगे वो। कोटि क्या होती है, केवल 2 क्रॉस 3 लिख करके छोड़ दो, यही उसकी क्या है, कोटि। m क्रॉस n लिख करके छोड़ दो, ये उसकी कोटि है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखें एक बार, m क्रॉस n की कोटि, कोटि क्या है इसकी, m क्रॉस n। ठीक है ना, और इसी में अवयवों की संख्या, कितनी अवयवों की संख्या, mn, यानी कि परिणाम जो आएगा उसका mn, वो अवयवों की संख्या है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट है, 2 ले लो, 3 गुना 5, इसमें ऑर्डर, ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, 3 गुना 5। ठीक है, तीसरा मान लो ये है ए बी सी और डी। अब वो पूछ ले इसमें कितना ऑर्डर है, हालांकि जब मान लो नीचे नहीं लिखा हुआ है तो कितना ऑर्डर है हम बिल्कुल जानते हैं। कितनी पंक्तियां हैं इसमें, एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ठीक है ना, एक स्तंभ और दूसरा स्तंभ, 2 पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ हैं, तो 2 क्रॉस 2, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। बात क्लियर है, ऑर्डर के बारे में पता चल गया क्या होता है ऑर्डर किसी आव्यूह का। ठीक है ना, तो देख लें एक बार, लिख लें अगर कोई लिखना चाहे तो फटाफट से। आगे बढ़ते हैं, अब देखें, अब हम क्या पढ़ेंगे, एक अगला पॉइंट मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे, वो देखें कि कोई आव्यूह है, उस आव्यूह में पंक्ति और स्तंभ तो रहेंगी, लेकिन उस आव्यूह का कोई ना कोई सामान्य जनरल फॉर्म तो होगा, जनरल रूप तो होगा उसका कोई ना कोई। भाई आव्यूह का जनरल रूप होता कैसा है, हमने केवल बोल दिया कि कुछ पंक्तियां होंगी कुछ स्तंभ होंगे, उसे जनरल, उसे हम आव्यूह बोल देते हैं। लेकिन आव्यूह की गणितीय संरचना कैसी होगी वास्तव में, वो क्या होती है, तो मैं लिखता हूं, देखो एक बार हेडिंग लिखता हूं मैं, m क्रॉस n कोटि के आव्यूह का सामान्य रूप, m क्रॉस n कोटि के आव्यूह का सामान्य रूप। अब ध्यान दें, इसमें कितनी पंक्तियां होंगी, m पंक्ति, m तो इसमें पंक्ति होंगी, और स्तंभ कितने होंगे, n, स्तंभ कितने, n। तो अब हमें एक ऐसी आव्यूह बनानी है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, यानी m क्रॉस n उसकी क्या हो गई, कोटि। ठीक है ना, तो देखें यहाँ पे डायरेक्ट, इसमें नहीं है क्या, चलो इसको छोड़ो, या हम डायरेक्ट बना लेते हैं। देखें, बड़ा ब्रैकेट बनाया मैंने, ठीक है ना, एक मैंने बड़ा ब्रैकेट बनाया, सीधा सीधा दिख रहा है कि थोड़ा सा,
ये नहीं है ना सीधा, इसको हटाओ। सही है, तो ज्यादा हो गया। ठीक है, हाँ चलो अब ठीक है। ओके, अब देखेंगे बात। ये मान लो एक आव्यूह है जिसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n, जिसकी कोटि है m क्रॉस n। इसका मतलब इसमें m तो पंक्तियां होंगी और n स्तंभ होंगे, यानी यहाँ पर कोई एक पंक्ति होगी r1, इसी प्रकार से यहाँ पे कोई पंक्ति होगी एक r2, r3, और ऐसे करते 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 इसमें अंतिम पंक्ति होगी, कौन सी होगी वो, rm। ठीक है ना, अंतिम पंक्ति होगी वो क्या होगी, rm। ये m भी पंक्ति, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति और m भी पंक्ति। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ कॉलम होंगे इसमें, जैसे मान लो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थोड़ा गैप दे देता हूं, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से लेकर के अप टू, यहां पे ले लेते हैं एम एन बा कॉलम, क्योंकि एन कॉलम है ना, तो एन कॉलम तक जाएंगे हम, सी एन, ये एन बा कॉलम हो गया। अब कुछ अवयव होंगे इसमें, कितने अवयव होंगे, एम एन, एम एन अवयव होंगे इसमें। ठीक है ना, इसको हटाओ थोड़ा, यहां से नीचे लिखता हूं, एम क्रॉस एन। ठीक है, एम क्रॉस एन। ठीक है, अब देखें एक बार, दिख तो रहा है ना। ठीक है, अब देखें, अब भाई पहली पंक्ति है उसमें कुछ अवयव होंगे, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, एन बी में, एम बी पंक्ति में, कॉलम में भी अवयव होंगे कुछ अवयव। अब अवयव को हम नंबर भी बोल सकते हैं, संख्या भी बोल सकते हैं, वस्तु भी बोल सकते हैं, तो हम इन तीनों को मिलाकर के ही नाम दे रहे हैं अवयव, मैट्रिक्स का या अवयव का अवयव। ठीक है, अब देखें, पहला अवयव होगा ना, मैंने ए लिखा, दूसरे कॉलम में मैंने ए लिखा, मैं ए टाइप से उसको नाम दे रहा हूं, तो उसका जो टाइप है अवयव का, मान लो ए है, यहाँ पे भी ए है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के लिए ए, तीसरी के लिए ए, से लेकर के यहाँ पे भी ए, इसी प्रकार यहाँ ए, ए, ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं अपन, यहाँ ए होगा, यहाँ पे भी ए होगा, इसी प्रकार से आगे चलते जाएं तो यहाँ पे भी ए होगा। ठीक है, तो अब देखें एक बार, हमने ए लिख दिए। अब भाई कौन सा ए कितने नंबर पे, हम कैसे पता करेंगे, भाई इतने नंबर पे ये वाला ए होगा, इतने नंबर पे ये वाला ए होगा, नंबर भी पता करना होता है। तो देखें एक बार, पहला जो ए है, अब यहां पर समझे एम क्रॉस एन, पहले पंक्ति लिखी जाएगी, फिर लिखा जाएगा स्तंभ दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे पंक्ति, दूसरे नंबर पे स्तंभ। जैसे मान लो मैंने ए लिखा, ठीक है ना, अब मैं ए के नीचे मान लो मैंने 1,2 लिख दिया, 1 2। ठीक है ना, तो ये पहला तो बताएगा कि जो ए है वो पहली पंक्ति में है, फर्स्ट पंक्ति में है, और ये जो दो लिखा है ये बताएगा कि ये जो ए है ये ए सेकंड कॉलम में है। ठीक है, तो ये 1 2 क्या बताते हैं, भाई 1 2 बताएगा, 1 तो बताएगा कि ए जो है ना, ये वाला, ये ए एलिमेंट पहली पंक्ति में है और दूसरे कॉलम में है। तो इसी प्रकार से अब ध्यान से देखते जाएं, मैं ये नंबरिंग करना चाह रहा हूं इन सब ए के नीचे, कैसे कैसे करते जाएंगे देखते जाएं। ये वाला ए पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, बात क्लियर है क्या,
ये वाला ए पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो अब इसके नीचे क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखें, एक और एक, ठीक है ना, पहली पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, पॉइंट क्लियर है। दूसरा वाला ए पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, पहली पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला देखें, ये वाला ए पहली पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, पॉइंट क्लियर है क्या। इसी प्रकार से आगे बढ़े तो ये वाला ए पहली पंक्ति और एन वा स्तंभ, स्तंभ कौन सा है, एन वा, तो 1n ये आएगा इसके यहाँ 1n। इसी प्रकार से दूसरा ए देखें, दूसरा ए क्या है, दूसरा ए दूसरी पंक्ति में और पहले कॉलम में, पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर 1, ठीक है ना, पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर 2, पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर 3, ठीक है ना, कॉलम नंबर 3। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं तो ये ए आएगा पंक्ति नंबर 2 कॉलम नंबर n, पॉइंट क्लियर है। अगला पंक्ति नंबर 3 कॉलम नंबर 1, पंक्ति नंबर 3 कॉलम नंबर 1, पंक्ति नंबर 3 कॉलम नंबर 2, 3 2, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएं तो ये आएगा पंक्ति नंबर 3 कॉलम नंबर n, ठीक है। अब आगे बढ़ते जाएं तो अब देखें लास्ट में ए जो है ये लिखा हुआ है, ये जो ए लिखा हुआ है, ये ए पंक्ति नंबर m कॉलम नंबर 1, पंक्ति नंबर m कॉलम नंबर 1, ठीक है। अगला वाला पंक्ति नंबर m कॉलम नंबर 2, पंक्ति नंबर m कॉलम नंबर 3, ठीक है ना। इसी प्रकार से पंक्ति नंबर m कॉलम नंबर n, पॉइंट क्लियर है इतना। तो ये तो बात होती है कि भाई ये होता है गणितीय संरचना, ये है आव्यूह की गणितीय संरचना, इसका दूसरा नाम भी ये लिख सकते हैं हम, आव्यूह की गणितीय, दिख तो रहा है ना, गणितीय संरचना, आव्यूह की गणितीय संरचना है ये। थोड़ा छोटा कर लेते इसको, ठीक है। ये है आव्यूह की गणितीय संरचना। थोड़ा सा इधर, ठीक है, अब सही है, पॉइंट क्लियर है। अब मैं इनको थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ कि भाई ये क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। तो देखें इसको मैं बैठाता हूँ पहले तो, ताकि आपको ये पॉइंट यहाँ से क्लियर रहेगा कि कौन सा कैसा एलिमेंट क्या लिखा जा रहा है, कौन किसको व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। स्टार लगा देता हूँ A12, A12 इसका मतलब क्या है कि A12 ये अवयव फर्स्ट पंक्ति सेकंड स्तंभ, फर्स्ट पंक्ति और सेकंड स्तंभ, तो ये जो अवयव है ना, ये अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आता है, पॉइंट क्लियर है क्या। ये अवयव पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ में आएगा, ठीक है। तो यहां से तो ये बात पता चली, A12 जो अवयव है ये अवयव पहली पंक्ति में होगा और दूसरे स्तंभ में होगा, ठीक है ना। तो कौन किसको व्यक्त करता है ये भी बात समझ में आ गई होगी इस तरीके से, ठीक है, ओके। अब मैं एक चीज ये भी लिख देता हूं कि m क्रॉस n में पहले नंबर पर पंक्ति लिखी जाएगी और दूसरे नंबर पर स्तंभ लिखा जाएगा, स्तंभ। सेकंड नंबर पर फर्स्ट नंबर पर
पंक्ति लिखी जाएगी, ध्यान रखना है। फर्स्ट नंबर पर पंक्ति लिखी जाएगी और सेकंड नंबर पर स्तंभ लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है ना। ये बात क्लियर हुई। ये है गणितीय संरचना। कितने अवयव हैं इसमें, मैंने अवयव लिख दिया है। इसमें mn अवयव हैं। कितने अवयव हैं, mn अवयव हैं। इनको छोटा छोटा करो, चलो इनको छोटा छोटा कर देता हूं मैं, थोड़ा छोटा कर। तो देखिए हम छोटा सा ब्रैकेट में यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना। अभी ठीक है थोड़ा सा। अब देखें इसमें कितने अवयव हैं भाई, कितने अवयव हैं इसमें, mn अवयव हैं। इसमें कितने अवयव हैं, mn अवयव हैं। ध्यान रखना है इस बात का। इसका कलर चेंज कर दूं ताकि अलग सा ही लगे थोड़ा सा। चलो ये सही है, इससे लगेगा आपको कि हाँ इसमें कितने अवयव है, mn अवयव। थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे आपको हिंट मिलेगी कि आखिर हमने ये किया है क्या है, ताकि आप कभी दोबारा पढ़े बाद में आपको पता ही चले, पता ना चले ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना, पता चल जाए कि भाई हाँ क्या व्यवस्था है, ठीक है ना। तो पॉइंट क्लियर है। अब देखें एक बार, ये हो गया आपकी गणितीय संरचना आव्यूह की। तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने कि आव्यूह की कोटि कितनी होती है या क्या होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ा कि आव्यूह की गणितीय संरचना क्या होती है। अगर कोई आव्यूह m क्रॉस n कोटि का है तो उसकी गणितीय संरचना ऐसी होती है। अगर m क्रॉस n कोटि का है तो उसकी कोटि यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है ना। उसमें कितने अवयव हैं, इसका परिणाम जो भी आएगा, परिणाम आया mn, तो जो mn अवयव है तो इसमें कितने अवयव हो गए, mn, ठीक है ना। ये बात है, ठीक है। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियरिटी इस चीज की हो सके। एक पॉइंट और पढ़ते हैं हम आगे, देखें एक बार। अगला पॉइंट है आव्यूह में, आव्यूह में अवयव की स्थिति, कि भाई आव्यूह में कोई अवयव किस स्थान पर स्थित है। आव्यूह में अवयव की स्थिति, कि भाई आव्यूह में कोई अवयव किस जगह पर मौजूद है, हम कैसे पता करें, ठीक है ना। या बताया जाए कि भाई ये अवयव इस स्थान पर है तो ये कौन से नंबर, किस पंक्ति में, किस स्तंभ में। मैं दोनों प्रकार की बात कर लेता हूँ एक बार। यहाँ पे देखें, मैंने लाइन डाल दी, सीधी है क्या, दिख रही है सीधी, टेढ़ी है क्या है? अभी सीधी है क्या, चलो काम चल जाए, ठीक है ना। देखें आव्यूह में अवयव की स्थिति, मैंने मान लिया, मैं एक एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे देखो ये एग्जांपल मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। देखो माना कि कोई आव्यूह ए है बराबर, इसमें कुछ अवयव हैं ए 11, ए 12, ए 21, ए 2, कुछ अवयव हैं। पहली बात तो मैं इस आव्यूह को एक छोटे नोटेशन ए आई जे के माध्यम से भी दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। अब आई जे क्या होगा वो भी समझते हैं। पहली बात तो यहाँ पे इसकी कोटि क्या है, सॉरी 2 क्रॉस 2 इसकी कोटि है, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखें, मैंने इस आव्यूह के सभी अवयवों को ए आई जे के रूप में लिख दिया, ठीक है ना, ए आई जे के रूप में लिख दिया। अब देखें ए आई जे के रूप में लिख तो दिया, लेकिन अब ये आई और जे क्या है, इनके मान कहाँ कहाँ से जाएंगे, तो आई जो होगा
वो है आई का मान 1 और 2 हो सकता है, 1 से 2 के 2 तक। आई का जो मान है आई बराबर 1,2 हो सकता है, जे का मान भी 1,2 हो सकता है। जे का मान 1 डालें 2 डालें, देखो आई का मान 1 डालो और जे का मान भी 1 डालो तो 1 1 ए 1 1 आ जाएगा ना, वो ये रहा। आई का मान 1 डालो, जे का मान 2 डालो तो ए 1 2 ये आ जाएगा। आई का मान 2 डालो, जे का मान 1 डालो तो ए 2 1 ये आ जाएगा। आई का मान 2 डालो, जे का मान भी 2 डालो तो ए 2 2 ये आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो ये तो बात हो गई इनकी, ठीक है ना। अब बात कर रहे हम अवयव की स्थिति। तो अवयव की स्थिति कैसे दिखाएंगे? जैसे कि यहाँ पे मान लो ए 1 1 है, तो ये क्या है? पहली पंक्ति व स्तंभ में स्थित है, ठीक है ना। ए 1 2 पहली पंक्ति एंड सेकंड स्तंभ। पॉइंट क्लियर है? ए 2 1 पहली पंक्ति एंड, सॉरी, दूसरी पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति एंड, अरे यार फिर से गड़बड़ कर दिया। सेकंड पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ, सेकंड पंक्ति फर्स्ट स्तंभ, ठीक है ना। अगला है ए 2 2 सेकंड पंक्ति एंड सेकंड स्तंभ, ठीक है। तो ये सारे समझ में आ गए कि भाई कौन सा एलिमेंट कहाँ पे किस जगह पर मौजूद होगा, ठीक है। पॉइंट, पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब मान लो दूसरा केस क्या बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल ये तो हमें बता दिया, मान लो कि ये अवयव है, हमें पूछ लिया भाई अवयव ये है, तो ये कौन कौन से अवयव हो गए। एक केस ये बन जाए, मान लो अवयव ए बराबर चार एलिमेंट है। तो अब हमसे पूछ लिया जाए, मान लो ये कोई एग्जांपल ले लिया मैंने ऐसे कि मानो बताओ ए किस स्थिति पर है, ए की स्थिति, तो ए की स्थिति क्या होगी? लग तो आपको सेम सा ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिया गया था, यहाँ पर नाम नहीं दिया गया, केवल एलिमेंट दिए गए हैं। तो हमें एलिमेंटों के हिसाब से बताना है अब कि ए की क्या स्थिति है। ए जो है वो पहली पंक्ति में है, पहली पंक्ति एंड पहले स्तंभ में मौजूद है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में मौजूद है, ठीक है ना। ए की स्थिति हो गई। इसी प्रकार बी की स्थिति, ठीक है ना। तो बी की स्थिति क्या है? पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सेकंड स्तंभ, ठीक है ना। अब सी की स्थिति और डी की स्थिति, ये दोनों आप लिखोगे करोगे, ये होमवर्क है, ठीक है ना। ये दोनों आप कर लेना। इतना क्लियर है कि भाई स्थिति क्या होगी अवयवों की। भाई क्वेश्चन आते हैं कि ये अवयव किस पंक्ति में होगा, किस स्तंभ में होगा, या इस स्तंभ में, इस पंक्ति में कौन सा अवयव है। एक और टाइप बन जाता है यहाँ पे। ये एक एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। उसका उल्टा क्रम, हमने ये पढ़ा, अब उसका उल्टा क्रम देख लेते हैं हम। कि एक मैं ले लेता हूँ, चलो 3 क्रॉस 3 की ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ए बी सी
डी ई ए, चलो इतनी बहुत है। इसकी कोटि क्या है भाई, कोटि क्या है इसकी, कोटि है कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां और 3 स्तंभ, ठीक है ना, ये इसकी कोटि हो गई। कोटि कितनी है इसकी, 2 × 3, इसमें अवयव कितने होंगे, 6 अवयव है, गिन लो एक बार, 2 × 3 बराबर 6, 6 अवयव हैं, गिन लो एक बार, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब देखते जाए ध्यान से, देखो पहला पॉइंट, A11 बराबर क्या होगा, दूसरा पॉइंट A21 बराबर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता मैं किसी भी क्रम में, A21 हो गया ना, 23 बताओ भाई क्या होगा, A12 बताओ, A13 बताओ, A22 बताओ, ये क्या होंगे, ठीक है ना। तो A11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, पॉइंट क्लियर है। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, डी। दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या आ जाएगा इसका आंसर, स्मॉल एफ। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या आंसर आ जाएगा, बी। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ क्या आंसर आ जाएगा, सी। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ क्या आंसर आ जाएगा, ई। 1 2 3 4 5 6 से आ गए, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन, एक टाइप ये बन जाएगी, इसको भी लिख लें फटाफट से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करेंगे अब समुच्चयों के प्रकार, ठीक है ना, काफी सारे प्रकार हैं, एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है ये, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं आगे, अब स्टार्ट करते हैं मेन मुद्दे वाली बात, मतलब सारी मुद्दे वाली ही बात है, अब तक पढ़ रहे हैं, जो पॉइंट है अपना उसको स्टार्ट करते हैं आज अपन। आव्यूह के, आव्यूह के प्रकार, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज, आव्यूह के प्रकार, ठीक है ना। तो देखें आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, मैं कितने प्रकार होते हैं ये नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल एक एक करके नाम वाइज उसकी डेफिनेशन लिखते जा रहा हूँ, ठीक है ना, और समझाते भी जा रहा हूँ साथ के साथ। पहला प्रकार, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पंक्ति आव्यूह कैसे बोलते हैं हम, एक एक एग्जांपल भी लेते जाएंगे और
परिभाषा भी लिखते जाएंगे। ऐसी आव्यूह, ऐसी आव्यूह जिसमें केवल, जिसमें केवल जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्तियों की संख्या एक हो, एक पंक्ति हो, जबकि स्तंभ, जबकि स्तंभ एक या एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं। पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। इसको घटाओ, लिख रहा है से पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें एक बार, पंक्ति आव्यूह केवल एक पंक्ति होनी चाहिए, एक ही पंक्ति है ना इसमें। अगला देख लो, एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे कितने भी हो, एक पंक्ति दो स्तंभ। कॉमन नहीं लगाते हैं आव्यूह के अंदर, ध्यान रखना इस बात का, समुच्चय के अंदर लगाते हैं। एक पंक्ति तीन अवयव, ठीक है ना। देखें इसकी कोटि क्या है, एक क्रॉस एक, इसकी कोटि एक क्रॉस दो, इसकी कोटि एक क्रॉस तीन, ठीक है ना। अगला है, ऐसे आना कई सारे हो सकते हैं, मैं और भी लिख देता हूँ, देखो 1 2 3 अप टू n, इसकी कोटि क्या हो जाएगी, एक क्रॉस n, ठीक है। तो ये है सारी की सारी आपकी पंक्ति आव्यूह। केवल एक ही पंक्ति है, स्तंभ एक स्तंभ है, दो स्तंभ है, तीन स्तंभ है, n स्तंभ है, ठीक है ना। पंक्ति केवल एक, केवल एक, केवल एक, केवल एक, ठीक है। अगला है दूसरा टाइप, स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह यानी कि कॉलमन मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, इसका जस्ट उल्टा है पंक्ति मैट्रिक्स का, तो पंक्ति आव्यूह का। परिभाषा लिख लें, ऐसी आव्यूह ऐसी आव्यूह जिसमें केवल एक कॉलम हो, एक कॉलम या स्तंभ, एक स्तंभ हो, जबकि पंक्तियां जबकि पंक्ति एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं स्तंभ आव्यूह।
कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका स्तंभाव्यूह। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये क्या है, एक स्तंभ आव्यूह है। इसमें एक ही स्तंभ है और एक ही पंक्ति है। स्तंभ तो एक है ना, स्तंभ आव्यूह है ये, ठीक है ना। अगला, देख तो रहा है ना, एक स्तंभ, सॉरी, दो पंक्तियां और एक स्तंभ। स्तंभ तो एक ही है, तो स्तंभ आव्यूह हो गया। कोई जगह कम पड़ रही है ना, कुछ करते हैं। इससे पहले ये ले लो, ये वाला। थोड़ा ऊपर कर दो। छोटा कर देता हूँ पहले, तो छोटा सा, और इसको मिलते हैं। थोड़ा छोटा और करो, दिख तो रहा है ना। तो इसका नंबर है, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं, और यहाँ पे लेके आते हैं। बड़े छोटे लग रहे हैं, थोड़ा और छोटा करते हैं। हाँ, ठीक है, अभी सही है, ठीक है। तो देखें अगला, 1 2 3, तीन पंक्तियां एक स्तंभ। इसी प्रकार से आगे 1 2 n, n पंक्तियां और एक स्तंभ, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या, क्या चल रहा है। तो ये चल रहा है, ठीक है ना। तो लिख लो इसको एक बार, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं। दोबारा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बताने की, एक ही बार में क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़े, आगे देखें एक बार। अगला है फोर्थ नंबर का टाइप, कौन सा है, आयत आव्यूह, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। स्पेलिंग लिख लेना भाई, गलत सी लग रही है ना। रेक्टेंगल, मैंने फिर से वही लिख दिया। चलो दोबारा से लिख देता हूँ।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये है इसका नाम इंग्लिश में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्पष्ट दिख रहा है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिखें एक बार। ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभों की संख्या समान ना हो, समान ना हो, उसे आयत कह लें, आयताकार कह लें, बात एक है। आयत आव्यूह कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आयत आव्यूह है, ठीक है ना। नहीं है, संख्या असमान रहनी चाहिए, उसे बोलेंगे हम आयत। क्योंकि देखो ये क्या है, आयत, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों अलग अलग है, इसलिए इसको हम आयत बोलते हैं, ठीक है ना। और ये क्या है, वर्ग, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों बराबर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वर्ग। तो आयत में पंक्तियां और स्तंभों की संख्या असमान होगी, तो हम उसे बोलेंगे कि वो आयत है। वर्ग आव्यूह जो हैगी, अगला नंबर उसका ये, उसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों को समान होना पड़ेगा, उसे बोलेंगे हम वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। तो आयत आव्यूह में देखें एक बार, हालांकि आप लिख तो देखो, वर्ग भी एक आयत ही होता है, वर्ग भी एक आयत ही होता है। तो जितने वर्ग आव्यूह हैं वो सभी आयत आव्यूह तो होंगी, और स्पेशल अगर हम देखना चाहें केवल आयत ही बताना है हमको, ओरिजिनल आयत, तो देखो मैंने ये दिया 1 कॉमा, कॉमा नहीं आएगा इसमें, सॉरी, 1 2। तो ये एक आयत आव्यूह है क्योंकि इसमें एक पंक्ति है और दो स्तंभ है, तो दोनों की संख्या असमान हो गई ना। अगला मान लो, ऐसे मान लो 1 2, तो ये भी तो, इसमें दो, एक पंक्ति और दो स्तंभ, तो ये भी एक आयत आव्यूह है। आयत इस प्रकार का भी हो सकता है और आयत इस प्रकार का भी हो सकता है, दोनों प्रकार के आयत होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि भाई ये भी एक आयत आव्यूह ही है, ठीक है। 1 क्रॉस 1 आयत में ही काउंट किया जाएगा, वैसे तो इसको वर्ग भी करेंगे, इसको हम आयत भी कहेंगे। अगला है, थर्ड था नहीं तो मैं फोर्थ कर दिया, ये थर्ड नंबर का प्रकार है आयत आव्यूह का। 4 नंबर का पढ़ेंगे हम, वर्ग आव्यूह। उससे पहले इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, वर्ग आव्यूह यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है खास प्रकार से, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होता है वर्ग आव्यूह का, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ऐसी आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ समान संख्या में समान संख्या में हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं।
ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, देखो एक वर्गावयु है, क्लियर है, एक वर्गावयु है, ठीक है। कुछ भी ले लिया अपन, जैसे मान लो मैंने कुछ अवयव दिखाई, टू थ्री, टू थ्री, ए थ्री वन, थ्री टू, ए थ्री थ्री, इसकी कोटि कितनी हो गई, थ्री कॉमा थ्री। तो ये भी क्या हो गया, एक वर्गावयु हो गया। इसी क्रम में आगे अब देखें, ए वन वन, ए वन टू, ए वन एन, ठीक है ना, ए टू वन, ए टू टू, ए टू एन, ए एन वन, ए एन टू, ए एन एन। कितनी कोटि है इसकी भाई, एन क्रॉस एन। इसमें कितने एलिमेंट है, एन स्क्वायर। अवयव कितने हैं इसमें, एन स्क्वायर अवयव। इसमें एन स्क्वायर अवयव है, ठीक है ना। ये भी एक वर्गावयव। पंक्ति और स्तंभ समान होनी चाहिए, उसे बोलते हैं हम वर्गावयव, ठीक है ना। तो लिख लो इसको एक बार फटाफट से। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। अगला है फिफ्थ नंबर, तत्समक या फिर इकाई, तत्समक या इकाई कहें, अवयव। इसे बोलते हैं हम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोल देते हैं, आइडेंटिटी कहें या यूनिट मैट्रिक्स कह दें, यूनिट मैट्रिक्स, है ना, दोनों एक ही बात। क्या डेफिनेशन है इसकी, दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहली बात देखो क्या है, ऐसी वर्ग अवयव, ऐसी वर्ग अवयव। अवयव कैसी होगी, पहली बात तो वर्ग, वर्ग अवयव होनी चाहिए, ऐसी वर्ग अवयव जिसके 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 मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव वन वन हो, प्रत्येक अवयव कैसा हो, वन वन, वन वन हो, प्रत्येक अवयव एक एक अगर है तो उसे बोलेंगे हम तत्समक अवयव, ठीक है ना। तो ऐसे अवयव जिसका प्रत्येक, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण का, और प्रत्येक अवयव मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा होना चाहिए, वन वन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसे बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पॉइंट क्लियर है इतना। अब देखें इसके कुछ एग्जांपल।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए पहली बात तो ये है कि उसका वर्ग आव्यूह होना जरूरी है, वर्ग आव्यूह होना जरूरी है। जैसे मान लो ये 1 है, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, इसका विकर्ण मुख्य विकर्ण का एलिमेंट भी 1 है, ये होगी एक वर्ग आव्यूह, ठीक है ना, सॉरी वर्ग आव्यूह होने के साथ साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगला एग्जांपल 1 2 3 1, ठीक है ना, 1 0 0 1, ये मेन है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मुख्य प्रकार की होती है, सभी वर्ग तत्समक आव्यूह तो सभी है, लेकिन ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है आपको कि भाई 2x2 कोटि की वर्ग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो ये होती है 2x2 कोटि की, ठीक है ना। आगे कुछ लिखा हूं, एक आधा एग्जाम्पल और लिखा देता हूँ। वर्ग आव्यूह तो यही होती है ना, ये थोड़ी होती है, ये तो ओनली वर्ग आव्यूह है। आइडेंटिटी होने के लिए डेफिनेशन में एक चीज और छूट गई, उसको लिखते हैं, तो नीचे ले लेते हैं, हाँ, थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। अब देखें एक चीज और इसमें मैंने लिखी नहीं, माइंड से सेव हो गई वो, उसमें लिख देता हूँ। वापस, ठीक है, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ध्यान लगाते हैं। अब ध्यान से देखना है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई वर्ग आव्यूह के अलावा किस आव्यूह को हम कहेंगे कि वो एक तत्समक आव्यूह है, ठीक है ना। तो डेफिनेशन में एक शब्द और छूट गया है, जिसमें मैं कहना चाह रहा था कि दो शब्द इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो वर्ग आव्यूह होना चाहिए और 1 1 होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और है मुख्य, जिसको मैं लिखना भूल गया, उसको लिख रहा हूँ कि इसके अलावा मुख्य विकर्ण के अलावा, इसके अलावा शेष सभी अवयव, शेष सभी अवयव शून्य हो, शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण के अवयव भी 1 1 होने चाहिए, इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को बोलेंगे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब देखो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि केवल वर्ग आव्यूह है, मुख्य विकर्ण के अलावा भी इसका एलिमेंट 1, देखो ध्यान से देखें, इसमें एक ही है, मुख्य विकर्ण भी इसका ये इसका मुख्य विकर्ण हो गया, ठीक है ना, ठीक है, इसका एलिमेंट तो 1 है। लेकिन अब ये जो विकर्ण है, इस विकर्ण पर जितने एलिमेंट मौजूद हैं वो तो 0 है नहीं भाई, इस विकर्ण पर ये एलिमेंट मौजूद है तो ये तो 0 है नहीं है, तो भाई मुख्य विकर्ण का अवयव तो 1 है, लेकिन उसके अलावा जो एक विकर्ण और बन रहा है उसका एलिमेंट एक हमें ऐसा मिल गया जो कि 0 नहीं है। तो फिर ये जो आव्यूह है, ये आव्यूह तत्समक आव्यूह नहीं है, केवल वर्ग आव्यूह, ठीक है ना। तो केवल वर्ग आव्यूह है, तो इसको हम वर्ग आव्यूह नहीं कहेंगे, ये मैंने क्रॉस लगा दिया, ये नहीं है। अब नहीं है तो इसको हटा देता हूँ, चलो ठीक है ना, नहीं है तो इसको हटा देते हैं। तो ये तो हो गई 2x2 कोटि की आव्यूह, जिसे हम वर्ग आव्यूह बोलते हैं, 2x2 कोटि की आव्यूह, जिसे हम वर्ग आव्यूह प्लस तत्समक आव्यूह बोलते हैं। अगला है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है ना। मुख्य विकर्ण पहले पॉइंट को और अंतिम पॉइंट को मिलाने वाला विकर्ण होता है मुख्य विकर्ण, इसके सारे एलिमेंट 1 1 है, इसके अलावा शेष सभी बचे एलिमेंट 0 हैं। तो ये 3x3 कोटि का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ध्यान रखना है,
ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला एक और लिखा देता हूं मैं, वर्ग अभी होना चाहिए वो 1 0 0 डॉट 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 0 0 1 0 डॉट 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 0 0 0 0 डॉट 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 1। ठीक है, तो यह है n क्रॉस n कोटि का एक आव्यूह। अब n क्रॉस n कोटि के आव्यूह जो कि वर्ग के साथ साथ में आइडेंटिटी भी है, तो n क्रॉस n कोटि के आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल ऐसी होती है। ये ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है इस बात का। ये होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्सेस। अलग अलग कोटि के आइडेंटिटी मैट्रिक्स अलग अलग होते हैं, और किस प्रकार से होते हैं वो ऐसे होते हैं, ध्यान से ध्यान रखना है। अब आप मुझको बताएंगे होमवर्क में 4 क्रॉस 4 कोटि के आव्यूह की गणितीय संरचना, ये आप मुझे बताएंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, बात क्लियर हुई इतनी? लिख लें फटाफट से, लिख लो उसको एक बार। अगला प्रकार ये कौन सा था? पांचवा। अगला है छठा। आइडेंटिटी हो ही गया, इसके अलावा अपन लिखेंगे, अगला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, इसकी क्या परिभाषा है? जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बिल्कुल उससे मिलती जुलती इसकी परिभाषा रहेगी, बस एक माइनर सा इसमें डिफरेंस है। वो क्या है वो हम समझने का प्रयास करते हैं। ऐसी वर्ग आव्यूह, ये भी वर्ग आव्यूह होगी भाई, विकर्ण तो हमेशा वर्ग में ही होता है, ध्यान देना। ये है आयत और ये है वर्ग। विकर्ण जो होता है ना वो वर्ग में होता है, आयत में कहां विकर्ण होता है? ठीक है ना, वर्ग में होता है विकर्ण। ठीक है, इसलिए विकर्ण आव्यूह भी एक वर्ग आव्यूह होती है, इस बात का आपको ध्यान रहे। तो विकर्ण आव्यूह होने से पहले उसको वर्ग होना जरूरी होगा। ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो, शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव शून्य हो। पिछली में क्या परिभाषा में क्या था कि मुख्य विकर्ण का अवयव 1 1 होना चाहिए। ठीक है ना, मुख्य विकर्ण का अवयव 1 1 होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। वो अगर और कुछ हो गया तो फिर वो चला जाएगा इस वाली प्रकार में। ठीक है ना, समझने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो 1 1 चलो 1 0 0 2। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट 0 हैं। मुख्य विकर्ण का अवयव कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, 2 0 0 √3, कोई दिक्कत नहीं है। 5 माइनस का 5 ले लेते हैं, चलो -5 0 0 माइनस का √2, ये भी हो सकता है।
आयोटा 0 0 -1, ये भी हो सकता है। इसके अलावा 1 0 0 1, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 0 0 0 0 0 1, ये भी क्या है, विकर्ण आव्यूह है। तीन कोटि का ले लेते हैं। 1 0 0 -2 0 0 0 √3 या √5, ये सभी वर्ग आव्यूह होने के साथ साथ ये क्या है, विकर्ण आव्यूह भी हैं। तो तत्समक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। तत्समक आव्यूह एक विकर्ण आव्यूह होता है। क्लियर सी बात है भाई। विकर्ण होने के लिए मुख्य विकर्ण के अलावा जितने भी एलिमेंट वो जीरो होने चाहिए। अब मुख्य विकर्ण में तो कुछ भी एलिमेंट हो सब चलेगा, ठीक है ना। तो मुख्य विकर्ण में सब चलते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अगर मुख्य विकर्ण में, ध्यान देना, मुख्य विकर्ण का एलिमेंट भी जीरो हो जाए तो ये नॉट नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं है। मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। मुख्य विकर्ण का अवयव जीरो के अलावा और कुछ हो सकता है, ठीक है ना। बात क्लियर है क्या? लिख लें उसको एक बार फटाफट से। विकर्ण अवयव हो गया है आपका। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रकार ये कौन सा था? छठवां, सातवां, शून्य अवयव। शून्य अवयव जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, जीरो कहें या नल कहते हैं, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए क्या होती है ऐसी वर्ग आव्यूह। देखो ये भी शून्य आव्यूह जो है वो तो उसका वर्ग होना कोई जरूरी नहीं है। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह का तो सिंपल सा फंडा एक ही है कि जो भी आपने जितनी भी कोटि की एक मैट्रिक्स बनाई, आपने जितनी भी कोटि की एक मैट्रिक्स बनाई, उस कोटि के जितने भी एलिमेंट आपने लिए हैं उन सबको जीरो ले लो, ठीक है ना। जितने एलिमेंट आपने लिए हैं उन सबको जीरो ले लो। तो एक ऐसी आव्यूह जिसका प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य आव्यूह कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गई वन कोटि की, ये हो गई टू कोटि की, ये हो गई थ्री कोटि की, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये होती है शून्य मैट्रिक्स। अगला नंबर है आठवां। अदिश आव्यूह इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये क्या होता है? शून्य आव्यूह लिख लिया सबने? फटाफट से लिख लो।
लिख लो बराबर, लिख लिया। अब यहाँ पर देखें अदिश आव्यूह, ठीक है। अदिश आव्यूह जो है उसमें दो केस हैं। पहला केस तो ये है कि इसका विकर्ण आव्यूह होना जरूरी है। ऐसी विकर्ण आव्यूह, अब विकर्ण आव्यूह है तो उसके विकर्ण के अवयव के अलावा सभी अवयव कैसे होंगे, जीरो, ठीक है ना। विकर्ण आव्यूह की तो यही परिभाषा है कि विकर्ण के अलावा जितने एलिमेंट वो क्या होंगे, जीरो। विकर्ण का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो अब उसमें क्या खास बात हो जाए, विकर्ण आव्यूह में ऐसी क्या खास बात हो जाए कि उसे हम अदिश आव्यूह बोल देंगे। तो ध्यान से सुनना, ऐसी विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह में ऐसी क्या खास बात हो जाए कि उसे हम अदिश आव्यूह बोल सकें। तो ध्यान से सुनना, विकर्ण आव्यूह ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव समान हो, प्रत्येक अवयव एक जैसा होना चाहिए, समान हो, उसे एक ऐसी विकर्ण आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान हो, उसे बोलते हैं हम अदिश आव्यूह। उसे अदिश आव्यूह कहते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझते हैं इस चीज को अपन। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जगह वही। अब देखें फॉर एग्जाम्पल, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव कैसा हो जाए, समान हो जाए। ले लो, मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव समान है, दो क्रॉस दो को टिकट ले लो, 1 0 0 1, प्रत्येक अवयव समान है। और ले लो 2 0 या 2 0, सॉरी जीरो आएगा ना, 0 2, ठीक है। माइनस का रूट 3, 0 0 माइनस का रूट 3। तो ये होते हैं अपन के, ये 1 क्रॉस 1 का है, 2 क्रॉस 2 के हैं सारे के सारे। तो ये होते हैं अपन के क्या, ये को लिख देता हूं, चलो अदिश आव्यूह है ना। ये को लिख देता हूं 3 क्रॉस 3 कोटि का। जैसे मान लो -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5 etc। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स होंगी, ऐसी वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव ही समान हो जाए, ठीक है ना, उसे बोलेंगे हम कि वो कैसी आव्यूह है, एक अदिश आव्यूह है। ठीक है, तो आज हमने ये आव्यूह के 8 प्रकार पढ़े हैं, ठीक है ना। शेष बचे कुछ और प्रकार हैं एक्स्ट्रा में, उन्हें हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समापन करते हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, पिछली क्लास को देख करके आए ताकि आगे की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। और रिवीजन करते रहें साथ के साथ। यूट्यूब पर अगर कोई हमारी इस वीडियोस को देख रहा है, ठीक है ना, तो वो नीचे आपको दिख रहे होंगे आइकन्स, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और जो आपके जूनियर्स हैं वो 11वीं का फ़ायदा ले सकें, 6 से 10 तक की क्लासेस का फ़ायदा ले सकें,
वहां से पढ़ सकें, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, एक अच्छे इंसान बन सकें, उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है ना। कमेंट्स करें, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स कर जरूर करें, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।